सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्यूटर विषय लगातार हम करते आ रहे हैं, जिसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न हमने कर लिए हैं और सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 132 तक कर लिया था और 162 प्रश्न है जो आज की क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अभी तक सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाकर के आप पिछली सारी क्लासेस देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर के सामने का जो लिंक है वह प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर के सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे और राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी फुल प्रूफ हो जाए, बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को समझ पाएं। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बात करें आपके मैथ क्लास की, तो मैथ क्लास का जो राजन सीरीज है वह पूरा मैं सॉल्व करा चुका हूं। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तक मैंने सॉल्व करा दिया है, तो आप अपनी मैथ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या 133 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा क्लासरूम में इस तरीके से एक डिवाइस सामने की तरफ लटकी होती है छत से, और वो बोर्ड पे क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन, जैसे ये आपका एक तरीके से प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन है, आंसर है इसमें, और सामने मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसी तरीके से टीचर क्लासरूम में, ये इससे पहले की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से क्या होता है कि जो क्लास का अनुशासन है वह सही हो जाता है, जो बच्चों की रुचि होती है वह बढ़ जाती है, चीजों को एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या, मतलब जो समस्या रहती है कि बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, तो ये जो अनुशासन की समस्या होती है उसका समाधान करने में यह सहायक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या 134 है, ओसीआर से आप क्या समझते हैं? ओसीआर मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या यहाँ पे हो जाएगा रीडर। तो पिछले ही क्लास में हमने देखा था ओएमआर हमने देखा था, और ये है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये आपका क्या होता है? ये एक तरीके का आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डेटा इनपुट करता है। तो ओसीआर ये आपकी एक डिवाइस हो गई, जैसे आपका स्कैनर होता है वैसे ही ये आपका क्या हो गया, इसमें आप कुछ भी लिखा हुआ रख देंगे, कोई भी पेज रख देंगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर लिखा है उस पे, देखिए प्रकाशीय व्यवस्था, उस पे लाइट डाल करके उसको समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ओसीआर, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 135 है, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी। तो ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी क्या होती है? सिंपल भाषा में आप समझिए कि किसी भी काम को, किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करने के लिए आसान वैज्ञानिक ढंग जो होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है टेक्नोलॉजी। जैसे आप मोबाइल फोन से बात करते हैं तो पहले क्या थी टेक्नोलॉजी? पहले 2G थी, फिर 3G आई, फिर 4G, इस समय 5G। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जिससे एक दूसरे से लोग बात कर पाते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक, तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हुई। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपको सहायता करती है आपकी बातों को एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाने में। ठीक है, तो अब देखिए प्रौद्योगिकी का आज अधिकांश कार्यशालाओं में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसीलिए
प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है, मतलब किसी भी काम करने का जो कौशल है वही क्या है, प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो वही है ही, तो वही यहाँ पे लिख देना है आपको कि प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है, क्योंकि यह जिस भी क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको, कार्य को सरल बनाती है और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। यह एक लाइन आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 136 है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। ठीक है, तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस होता है वह क्या करता है, वह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे जो है वह लाभ होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 137 है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अब आईपी और इसमें है एड्रेस, देखिए नाम में ही एड्रेस है, तो यह एक विशिष्ट संख्या है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, आईपी एड्रेस कहलाती है। अब देखिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए हर एक डिवाइस का एक परिचय होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे हम लोग के देश में हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे डिवाइसेस का क्या होता है, डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चल जाए कि किस डिवाइस के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। यह एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, एक हर एक डिवाइस को अलग बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका महत्व है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 138 है, चैट क्या है। तो चैट के बारे में तो आप लोग को बताना ही नहीं है। जो इंटरनेट के माध्यम से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं वही क्या कहलाता है, चैट कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशिष्ट विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, चैट कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से चैट समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 139 है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं। अब देखिए ईमेल का पूरा नाम बता ही दिया, ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल मतलब ये दोनों ही प्रश्न आए तो आपको यही उत्तर लिखना है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अब कंप्यूटर से पहले लोग खतों के द्वारा खत लिख करके और डाकिया के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को पहुंचाते थे, लेकिन इंटरनेट आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो यहाँ पे लोग क्या होता है कि जो इंटरनेट से पे मौजूद लोग होते हैं उनको संदेश जो हो जाता है वह आसानी से भेज लेते हैं इंटरनेट के द्वारा ही। और इसी को क्या कहते हैं, इसको पहले मेल कहा जाता था सिंपली। अब जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से हम मेल भेज रहे हैं तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर शॉर्ट में ईमेल बोला जाता है। ठीक है, और जो गूगल द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे जीमेल आप बोल देते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब इसके बाद संख्या 140 है, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पे जाना पड़ता है। अब देखिए नौकरी अगर किसी को चाहिए तो उससे जुड़ी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे naukri.com है, freshersworld.com है। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब जो पोर्टल हैं इन पे कंपनियां आकर के उनके यहाँ जो भी वैकेंसी होती है उसको लिस्ट करती है, और जो जिसको नौकरी चाहिए वह अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, जैसे फेसबुक पे आईडी होती है वैसे लोग आईडी बनाते हैं और दोनों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हो जाता है आपका, यह एक जॉब पोर्टल है naukri.com, और यहीं पे आप लिख सकते हैं freshersworld.com। ठीक, ये आपका हो जाएगा freshersworld.com। ये भी आपका इसी तरीके की वेबसाइट है जॉब सीकर वाली। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 141 है, वह तकनीकी जिसमें दो दूर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य एवं संचार स्थापित करते हैं क्या कहलाता है।
जब दो लोग दूर दूर कहीं बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, वह एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे होते हैं, एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या आप जनरली वीडियो कॉल, आज तक अब तो मोबाइल पे ही ज्यादा हो गया है तो इसको वीडियो कॉल भी बोल देते हैं, लेकिन इसी को वीडियो कॉल को आप समझिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 142 से यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं? अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं, चाहे वह लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हो। इसमें यह लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए अलाउ करता है। यूट्यूब भी एक क्या है? यूट्यूब पहले तो एक वेबसाइट है, यह समझिएगा, और इसी वेबसाइट को लोगों ने एप्लीकेशन के रूप में भी डेवलप किया है, ऐप के रूप में भी डेवलप किया है। तो आपके मोबाइल में आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। अगर आप वेबसाइट यूज करना चाहते हैं तो वेबसाइट के भी माध्यम से यूज कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आपको अब कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टीवी में हर जगह मिल जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 143 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वैसे ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है, लेकिन वीडियो में वीडियो भी लोग एक दूसरे को देख भी पाते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में केवल सुन पाते हैं। ठीक है, केवल आवाज को सुन पाते हैं। तो वह तकनीक है जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 144 है, भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ, अथवा भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आरंभ कब से हुआ? तो देखिए 2022 में यह पूछा हुआ प्रश्न है आपका कि दूरदर्शन ने कार्यक्रम चलाने कब से शुरू किए। आपके कार्यक्रम दूरदर्शन पे कब से प्रसारित शुरू हुए? तो ये शुरू हुए 15 अगस्त 1959 से दूरदर्शन ने सेवा प्रारंभ की। 15 अगस्त 1959। ठीक है, 1960 से एक साल पहले, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 145 है, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं का नाम लिखिए। मतलब इंटरनेट क्या क्या चीजें, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या काम आपका करके देता है, यह आपको बताना है। तो एक तो आपने देखा कि इंटरनेट के माध्यम से, जो पहले डाकिया के माध्यम से लोग चिट्ठियां भेजते थे, वह अब ईमेल के माध्यम से लोग भेजने लगे। जो अब लोग पहले खरीदारी जा करके करते थे सामानों की, वह इंटरनेट के माध्यम से करने लगे। और मोबाइल फोन तो छोड़ दीजिए, उससे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइल ट्रांसफर। ठीक है, जो कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, किसी तरीके की फाइल हो, वह आप ट्रांसफर कर सकते हो। और चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनकी सुविधाएं जो हैं वह आपको मिलने लगी। तो ये प्रमुख 4 सुविधाएं हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 146 है, नेटवर्क किसे कहते हैं? तो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला जो है वह नेटवर्क कहलाती है। देखिए नेटवर्क, कई कंप्यूटर आपस में जैसे जुड़ गए तो समझ लीजिए कि एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया। इससे नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम एक जो होता है उसको मुख्य कंप्यूटर सर्वर बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 147 है, डायल लाइव क्या होता है? तो टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन होता है। ठीक है, डायल अप लाइन, तो ये प्रश्न में सही कर लीजिएगा, ये है डायल अप लाइन। ठीक है, डायल अप लाइन क्या होता है? तो डायल अप लाइन टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की जो विधि होती है उसी को डायल अप लाइन बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 48 है, इग्नू के शैक्षिक चैनल कौन सा है? इग्नू आपको पता है ये यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी को जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रसारित कहाँ पे किए जाते हैं? ज्ञान दर्शन चैनल पे। आपको पता है
कि यह दूरदर्शन का ही पार्ट है, लेकिन ये चैनल अलग है। इस पे क्या होता है, इस पे शैक्षिक कार्यक्रम ही चलाए जाते हैं, मतलब कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही चीजें इस पे दिखाई जाती हैं। ठीक, ये समझ गए आप। प्रश्न संख्या 149 देखिए क्या है कि किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए। ठीक, अब जैसे होली, दिवाली ये त्योहार आते हैं और उसके बाद कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो मनाए जाते हैं अपने देश में। अब इन पे क्या होता है, इस पे आप बधाई संदेश, बधाई पत्र अगर भेजना चाह रहे हैं अपने किसी संबंधी को, रिलेटिव को, दोस्त यार को, तो उसके लिए वेबसाइट है 123greetings.com। ठीक है, इसके माध्यम से आप बधाई पत्र जो है वह भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 150 है, विकिपीडिया की स्थापना किसने की? तो विकिपीडिया की स्थापना जिम्मी वेल्स ने की थी। जिमी वेल्स के द्वारा जो है वह विकिपीडिया की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 151 है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, यह बहुत ध्यान में रखिएगा। गूगल सबसे पहले, अब देखिए गूगल आज तो बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, हर एक चीज में, मोबाइल बनाने का भी काम करता है गूगल। लेकिन गूगल का मुख्य काम क्या था, गूगल शुरुआत कहां से किया? तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप को कुछ भी खोजना होता है, लोग कहते हैं कि गूगल कर लो। तो गूगल करने का मतलब क्या है कि उस सर्च इंजन में आप खोज लो। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन तो बहुत सारी जानकारियां पड़ी हुई हैं, लेकिन आप जो खोजना चाह रहे हो उससे जुड़ी हुई सटीक जानकारी अगर कोई ला करके दे रहा है तो वह काम क्या कर रहा है, वह काम गूगल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल हम वांछित शब्दों को डाल करके उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी शब्द जिसके बारे में हमको जानना होता है, वांछित शब्द जो होते हैं वह हम डाल करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गूगल आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 152 है, प्रेजेंटेशन क्या है? तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो केवल क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मान लेते हैं यहाँ पे कोई चित्र बना हो। ठीक है, कोई चित्र बना हो इस तरीके से, और इसके अलावा और कई सारी चीजें हो इस पे जो एक स्लाइड के तौर पे एक्सप्लेन, ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही रूप है, ये भी कुछ अलग नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन क्या है, अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। जो भी आप किसी टॉपिक पे, जैसे हम कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं, तो किसी टॉपिक पे अगर आप एक स्लाइड तैयार करके लाओ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उस स्लाइड पे, अगर उस स्लाइड को आप एक्सप्लेन करते हो तो यह आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे अभी मैं आपको राजन सीरीज का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, यह कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके राजन सीरीज के प्रश्न है उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो ये आपका राजन सीरीज का प्रेजेंटेशन हो गया। तो अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण, किसी के समक्ष चीजों को रखना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। देखिए प्रश्न संख्या 153 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? देखिए फिर से आ गया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीकी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, इधर से भी आपकी आवाज फोटो जा रही होती है, उधर से भी आवाज फोटो आ रही होती है। तो यह एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की यह एक तकनीकी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 154 है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आता है? देखिए एमएस जब वर्ड लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और वर्ड का मतलब क्या हो गया, एमएस वर्ड, यह आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें आप रिपोर्ट, लेटर और ये सारी चीजें जो है वह तैयार करते हैं। इसी तरीके से एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल आपका इस तरीके से रो कॉलम में डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर है,
जिसमें डेटा का पे कैलकुलेशन किया जाता है, और एमएस पावर पॉइंट इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और ये सब एक पैकेज में आते हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस पैकेज। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस ध्यान में रखिएगा। एमएस ऑफिस नाम क्यों है? क्योंकि ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑफिशियल यूज में आते हैं, ऑफिस में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तरह तरह के काम करने के लिए, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर इस पैकेज का नाम क्या है? एमएस ऑफिस। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद है प्रश्न क्या? 155 एमएस पावर पॉइंट का एक एक्सटेंशन नेम क्या आता है? अब एमएस पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना लेते हो तो ये जो भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए एक फाइल के रूप में सेव होता है, और उस फाइल के लास्ट में जो शब्द लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई फोटो है, ठीक है, तो ऐसे उसका कुछ नेम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में .jpg फाइल ये हो जाता है, तो ये फोटो का एक्सटेंशन है, जेपीजी फाइल हो जाता है। उसी तरीके से आपका मान लेते हैं ये आपका कोई यूनिट 1 नाम दे दिया आपने और .pdf, ये आपकी पीडीएफ फाइल हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करते हो तो उसमें .ppt आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन नेम आता है, ये ध्यान रखिएगा। एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? .ppt। पीपीटी कैसे याद रखेंगे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टी लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद है प्रश्न संख्या 156 विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? अब विद्यालयों में आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया गया? देखिए, विद्यालय में सबसे पहले तो सबकी उपस्थिति जरूरी है, सबका रहना जरूरी है, तब उसके बाद शिक्षण और अधिगम का कार्य हो पाएगा, मतलब पढ़ने पढ़ाने का कार्य हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जब आधुनिकीकरण किया गया, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि सभी लोग उपस्थित हों, कब कौन कौन प्रेजेंट है ये देखना होता है। तो इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। आप देखते होंगे इस तरीके की छोटी सी डिवाइस होती है और यहाँ पे अंगूठा इस तरीके से लगता है, ये क्या होती है? ये आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, जो आपका जब आप प्रेजेंट होंगे तभी वह आपके अंगूठे के द्वारा आपका प्रेजेंट पे टिक करेगा कि हाँ इस डेट में आप प्रेजेंट थे विद्यालय में। ठीक है, तो ये ज्यादातर विद्यालयों में तो टीचरों के लिए ही इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी व्यवस्था जो होती है, अगर वह प्रेजेंट रहेंगे, वह व्यवस्था को बनाएंगे तो वो बना ले जाएंगे। ठीक है, बच्चा कितना शरारत करेगा, जब टीचर उसको कंट्रोल करना चाहेगा तो वो बहुत शरारत नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 157 है छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? अब देखिए, आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसी माध्यम से जो है वह विद्यालय की सूचनाएं फ्लोट करती हैं। बच्चे जो होता है अपना लॉगिन करके अपना सब कुछ देख पाते हैं, अपना रिजल्ट्स देख पाते हैं। उसी तरीके से अभिभावक भी बच्चों पे निगरानी रख पाते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस देख पाते हैं, सूचनाओं को देख पाते हैं। तो विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है वहां से ये सभी कार्य होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 158 है छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को क्या कहते हैं? तो ये होता है ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल। मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वह छात्र हो चाहे अभिभावक हो, ठीक है, तो वह अपना जो है अपनी बात को पोर्टल पे एक जगह रख सकता है, जो सूचनाएं जो है वह विद्यालय तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है
ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल। इसको आप इस तरीके से समझिए कि विद्यालय में आप देखते होंगे कि सुझाव पेटी लगी रहती है, ठीक है, कहीं भी ऑफिस में सुझाव पेटी रखी रहती है, तो उस सुझाव में आप अपना सुझाव भी डाल सकते हैं, अपने कंप्लेन भी डाल सकते हैं। लेकिन इस पेटी को अब रिप्लेस कर दिया ऑनलाइन वेबसाइट ने। यहीं पे कंप्यूटर बना दीजिए, ये आप वेबसाइट कर दीजिए और ये आपका हो गया ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल। उसमें भर दीजिए, आपका कंप्लेन रजिस्टर हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत आसान हो गया। आप देखिए प्रश्न संख्या 159 है, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो देखिए शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, पहले इसको समझिए। अब देखिए जब रेडियो की शुरुआत हुई तो बहुत एक सीमित क्षेत्र तक कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता था। तो उसके लिए जो कम वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी की जो, अब ये मीडियम वेव जो होता है इसको कम दूरी तक प्रसारण के लिए पहले इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद रेडियो का दायरा बढ़ाना था तो शॉर्ट वेव्स का इस्तेमाल किया गया जिससे दूरी तक प्रसारण हो पाए। तो ठीक है, तो ये शॉर्ट वेव हो या मीडियम वेव हो, इसका प्रसारण जो है वह दोनों ही रेडियो के माध्यम से होता है, या ये कहें कि इन्हीं के माध्यम से रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 160 है, शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली ने शिक्षा तकनीकी केंद्र यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना एनसीईआरटी। अब देखिए ज्यादातर जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसको कौन गवर्न करता है? एनसीईआरटी ही पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, उसकी किताबों को बनाती है और जो शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं वह डिजाइन करती है। तो इसीलिए शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? नई दिल्ली में एनसीईआरटी संस्था के द्वारा की गई। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 161 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी, शिक्षा को आसान बनाने का, शिक्षा को टेक्नोलॉजी देने का, यह शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था ये पूछ रहा है। तो इंग्लैंड के ब्रायन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, आप समझ लीजिए, किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 162 है, प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? अब प्रोग्राम्ड लर्निंग, अगर आप समझ रहे हो कि प्रोग्राम और कंप्यूटर, इससे कोई संबंध है इसका प्रोग्राम्ड लर्निंग से, तो इसका कोई संबंध इस तरीके से नहीं है। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक हुए बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने नवाचार किया, नए तरीके खोजे, नए तरीके से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है वह इन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है, तो उसी को इन्होंने नाम दिया प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किया, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बाल विकास विषय में पढ़ोगे तो आपके यूपी टेट सीटेट में ये स्किनर बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमको क्या करना, हमको बच्चों को आगे चल के पढ़ाना है। तो उसके लिए हम अलग अलग शिक्षण विधियों को पढ़ते हैं जिससे बच्चे को और अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपके पूरे 162 प्रश्न यहाँ पे मैंने पढ़ा दिए। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए कंप्यूटर विषय के। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को देखिए आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना है, ताकि इसी तरीके से सभी लोग कम समय में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएं। और उम्मीद है कि आप सभी ग्रुपों में सभी मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाएंगे, मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल होता है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो इसके लिए बेल आइकन पे आपको करना है, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, सभी विषयों का लिंक दिया गया है।
तो अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषयों का लिंक YouTube का भी नीचे दिया गया है। और अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे आपको PDF चाहिए हो सभी नोट्स का, चाहे आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो, एक जगह है आपको सारी पढ़ाई चाहिए हो, तो ऐप में आप बिना डिस्टरबेंस के कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।